अच्छा, आज की क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसको थोड़ा गौर से हमें जो है लेना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग की जो है फुल जो है कंसंट्रेशन जो है कंप्लीट हो, मतलब कंसंट्रेट करके आप लोग जो है इसको क्लास को लें। आज की क्लास के अंदर जो है हम फ्यूचर FortiGate फायरवॉल के अंदर फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई आए तो मुझे बताएगा, मैं उसको जो है अंदर लॉबी में ले लूँगा। खैर, तो फीचर इनेबल का ऑप्शन होता है हमारे पास। हाँ, तो फीचर्स इनेबल का ऑप्शन होता है हमारे पास FortiGate फायरवॉल के अंदर। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इनेबल नहीं होते हैं, वो आपको इनेबल करने पड़ते हैं फीचर सेटिंग्स के अंदर जाकर। सही है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं और कौन से फीचर्स हमें FortiGate में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनेबल करने होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है DHCP कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हमने लास्ट टाइम जो है अपने पास अपनी लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि वीलन इंटरफेस कैसे बनाते हैं, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम जो है देख रहे हैं कि DHCP कैसे कॉन्फ़िगर होगा। सही है, और DHCP रिले क्या होता है, ये DHCP रिले सर्वर क्या होता है, कैसे बनता है, IPv4 पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, नेट क्या होता है, वेब क्या होता है, वर्चुअल आईपी। ठीक है, आईपी पूल को हम अभी स्किप कर देते हैं। हमने एक बार एक टॉपिक वीडॉम स्किप करा और एक टॉपिक आईपी पूल करा। ठीक है, ये हम कुछ चीज़ें बाद में करेंगे, ये याद रखिएगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये और क्रिटिकल हैं। ठीक है, तो इनको हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को जो फायरवॉल यूज़ कर रहे होते हैं उनको वेब का नहीं पता होता, या नेटवर्क के अंदर भी बहुत से लोगों को वेब का नहीं पता होता, वर्चुअल आईपी को जो काम कर रही होती है, या फिर DHCP सर्वर इनेबल करना नहीं आता FortiGate फायरवॉल पे। तो ये थोड़ा क्लास जो है आप लोग कंसंट्रेशन के साथ लेगा, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में कर सकें। अच्छा, आप सब लोगों का जैसे ही नेटवर्क से ताल्लुक है, आप लोगों को पता है कि वो DHCP क्या होता है। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में थ्योरेटिकल नहीं बताता हूँ, मैं सिंपल बता देता हूँ कि एक हम DHCP सर्वर बना देता, कहीं पे भी कॉन्फ़िगर कर देता, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है कोई 250 यूज़र्स हैं जो अब वो मतलब एक्सेस पॉइंट, मतलब समझ लें कि जो है एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। उनमें जो है हमारे पास कंप्यूटर्स हो गए, आईपी फ़ोन्स हो गए, आपके पास प्रिंटर हो गए, कुछ भी कोई भी डिवाइसेस हो गए। अब हम चाहते हैं कि हम उन 250 डिवाइसेस पे जाके जो है DHCP मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर ना करें। तो हम क्या करते हैं कि हम एक DHCP सर्वर बनाते हैं और हम उसके अंदर DNS बता देते हैं, हम उसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे बता देते हैं, उसके उसमें जो है DHCP सर्वर को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो क्या होता है, जो एंड पॉइंट डिवाइसेस होती है ना, उन एंड पॉइंट डिवाइसेस को जो आईपी मिलती है वो किससे मिलती है, DHCP सर्वर से मिल जाती है। अब मैंने सपोज कर लें /24 का पूल ले लिया। अब मैंने कहा कि ये /24 के पूल जो है मेरे 200 यूज़र्स के लिए काफ़ी हैं। बाकी के जितने यूज़र्स बचेंगे तो मैं उनको मैनुअल आईपी दे दूंगा। तो मैं उसमें रेंज डिफाइन कर देता हूँ। मैं बोलूँगा कि यार 30 के बाद से या 50 के बाद से जो है DHCP पे आईपी मिलना शुरू हो जाए, और बाकी जो है वो मैंने रिजर्व कर ली है शुरू की 20-30 आईपीज़, वो मैं अपने जो हेड होंगे उनके ऊपर जो है वो आईपी बाइंड कर दूंगा, ताकि उनको स्पेशल राइट्स दे सकूँ। तो क्या होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितनी भी एंड पॉइंट डिवाइसेस होंगी, उनको DHCP के थ्रू आईपी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, और उनकी जो सेटिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। सही है, तो बस उनको और वो अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो DHCP जो है आपके पास, DHCP जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप जो है उसके अंदर अपने FortiGate के इंटरफेस के ऊपर जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सही है, तो ये क्या कह रहा है कि
DHCP client and interface can be set to receive an IP address or DNS server and default gateway dynamically from an external DHCP server। अब जो है दो तरीके होते हैं, सही है। एक तरीका तो ये हो गया कि नेटवर्किंग के अंदर हम लोग जो है स्विचेस के ऊपर भी DHCP सर्वर बना देते थे या एक DHCP सर्वर अलग से बना देते थे। लेकिन FortiGate फायरवॉल के ऊपर क्या होता है कि हम इंटरफेस के ऊपर जो है ना DHCP सर्वर इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सही है। उसके बाद आते हैं, अभी हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। शेयर किया आपने, मुझे तो नजर नहीं आ रही स्क्रीन। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही किसी को भी? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही। बाकी सबको आ रही है? विजिबल है। आप जी, मुझे विजिबल है। आप जो है डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाओ मोहसिन। अच्छा, अब आता है बात DHCP रिले की। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उन्होंने ना अपने एक DHCP सर्वर बनाया हुआ होता है। वो डिपेंडेंसी नहीं रखती, वो बोलती हैं कि भाई हमारे एक अलग से DHCP सर्वर है और उससे जो है हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मतलब एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, उन सबको जो है IP कहाँ से मिले, उन सबको IP मिले DHCP सर्वर से। तो रिले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिले करती है, रिले बताती है कि भाई जितने भी एंड पॉइंट डिवाइसेस आ रही हैं उन सबको जो है फॉरवर्ड कर दो कहाँ पे, DHCP सर्वर के लिए, और DHCP सर्वर से जो है IP लेकर आओ और फिर इनको जो है प्रोवाइड करो। तो रिले जो है ना एक तरीके से आपका जो है कि मिड मैन हो गया, आपका जो है एक बीच का बंदा है रिले, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये जो भी रिक्वेस्ट आ रही है DHCP सर्वर के लिए, माइक म्यूट कर देगा अगर किसी को जिसका भी खुला हुआ है। तो एंड पॉइंट डिवाइसेस की से रिक्वेस्ट आ रही है कि IP के लिए, ठीक है, कि हमें IP चाहिए। अब ये कि रिले क्या कर रहा है, रिले जो है ना ये रिक्वेस्ट आगे भेज रहा है DHCP सर्वर को और वहाँ से IP गेट करके इन एंड पॉइंट डिवाइसेस को जो है IP प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो कहलाता है ये DHCP रिले का काम होता है, ठीक है। इसमें अगर आप पढ़ लें, DHCP relay agent is an TCP/IP host which is used to forward requests and replies between DHCP server and client, ठीक है। एक तरीके से मिडमैन हो गया ना ये, कि जो है सर्वर से और क्लाइंट के बीच में जो है जो रिक्वेस्ट आ रही है और रिप्लाई आ रहा है तो वो फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बात आपकी नेट की, सही है। और पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था प्रॉक्सी फायरवॉल की, तो वो मैं भूला नहीं हूँ, तो मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो मैं अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा वो आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी कर लेंगे। तो नेट का काम क्या होता है कि ये पढ़ लेते हैं ज़रा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू मॉडिफाई और ट्रांसलेट एड्रेस द सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस और पोर्ट इन अ पैकेट हेडर, ठीक है। The primary use for NAT is to allow multiple network devices on a private network to be represented by a single public IP address when they browse the internet। इसका मतलब ये है कि आपके पास कि 200 यूज़र्स हैं, ठीक है, आपके पास 200 यूज़र्स थे, वो अलग अलग प्राइवेट पूल में थे। अब जब आपका पैकेट जब बाहर जा रहा होगा ना इंटरनेट के लिए, बाहर जा रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। एक सिंगल पब्लिक IP के ऊपर जो है वो नेट हो जाएगा और वो नेट होके आपका पैकेट निकल जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट कर देगा, तो इसलिए इस प्रोटोकॉल को कहलाते हैं क्या, ये प्रोटोकॉल कहलाता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको जो है हम अभी कॉन्फ़िगर भी करेंगे, पॉलिसी के अंदर होता है, बहुत इजीली कॉन्फ़िगर होता है। नेटवर्किंग के अंदर तो हमें राउटर के ऊपर जाके जो है नेट पैड और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है पे वो करनी पड़ती हैं, लेकिन FortiGate फायरवॉल के अंदर ये आसानी है कि आप DHCP सर्वर बहुत आसानी से बना सकते हैं हर इंटरफेस के ऊपर। DHCP रिले सर्वर बहुत आसानी से हर इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जो नेट है, नेट को आपको बस सिर्फ टिक करना होता है जिस इंटरफेस से आपका वैन कनेक्टिविटी बनी हुई होती है, तो वो पॉलिसी के ऊपर आप जो है टिक करते हैं और आपका नेट हो जाता है। तो नेटवर्क बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका ये, मैंने डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इंटरनेट है, ठीक है, 8.8.8.8, और ये आपका कौन सा नेटवर्क है, आपका लैन नेटवर्क है, फायरवॉल से नीचे जा रहा है। अब क्या करना है, आपकी आईनेट की रीचेबिलिटी बनानी है।
आपके पास एक VLAN 10 हो गई है और एक VLAN 20 हो गई। सही है, ये आपके मल्टीपल प्राइवेट पूल्स हैं। लेकिन ये प्राइवेट पूल्स आप नहीं चाहते, सारी सी बात है कि वो बाहर जाएंगे और आपका नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनेगी, क्योंकि ये आपका इंटरनल पूल है। तो क्या होगा, जब भी आपका नेटवर्क बाहर जाएगा, जो ISP की तरफ से आपको P2P IP मिली हुई होती हैं, जो पब्लिक IPs मिली हुई होती हैं, तो उनकी बिहाफ पे जो है वो नेटवर्क, जब फायरवॉल से एग्जिट हो रहा होगा आपका पैकेट, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा उस IP के ऊपर, और उस IP के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। ऐसी ही एग्जैक्ट जो है प्रॉक्सी फायरवॉल भी काम कर रही होती है, लेकिन प्रॉक्सी फायरवॉल के अंदर ना फीचर्स डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं, और उसके और भी डिफरेंट डिफरेंट जो है उसके अंदर फीचर्स होते हैं, वो आप नेट से कभी भी पूरे नहीं कर सकते। आप किसी भी राउटर या आप किसी भी FortiGate फायरवॉल के क्या कहते हैं नेट की ऑप्शन से पूरे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पास जो है FortiGate फायरवॉल में आगे जाके DDoS की पॉलिसी को इनेबल करेंगे। सही है, तो DDoS की जो पॉलिसी है आपकी, वो आपको DDoS अटैक से जो है प्रिवेंट करती है। ठीक है, मल्टीपल पैकेट्स आते हैं, उनसे अटैक होता है। तो लेकिन वो FortiGate नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसलिए वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको इनेबल करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एक जो है स्पेशलाइज एक पैकेज आता है DDoS का, एंटी DDoS का, वो अलग होता है। उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इतने फीचर्स आपके पास नहीं होते। मतलब ऐसा समझ लें कि आपके पास गाड़ी है लेकिन वो बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो बम प्रूफ नहीं है। उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप सिंपल पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई DDoS से प्रिवेंट कर लें, लेकिन आप उसको हर पैकेट का नहीं बता रहे। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर FortiGate फायरवॉल लगी हुई है, तो FortiGate फायरवॉल पे आप DDoS की पॉलिसी को इनेबल कर देते हैं, और आप UDP फ्लोट को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, UDP फ्लोट को जो है आप कन्फिगर कर देते हैं, और उसके पैकेट को आप कम कर देते हैं। तो आप जब व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे होंगे ना, तो कॉलिंग का जो है UDP फ्लोट के ऊपर जो है पैकेट आ रहा होता है, तो व्हाट्सएप को वो समझेगा कि UDP फ्लोटिंग हो रही है, UDP के पैकेट्स आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, उनको व्हाट्सएप कॉलिंग के अंदर आपके पास डिस्टॉर्शन आने शुरू हो जाएगी, कॉल कटना शुरू हो जाएगी, आवाज़ जो है आपकी में डिस्टॉर्शन आ जाएगी। तो वो आपकी पीछे डॉस पॉलिसी जो है ना उसको प्रिवेंट कर रही होगी कि ये कोई अटैक तो नहीं है। तो इसलिए जो है फिर पूरे पूरे स्पेशलाइज्ड जो पूरे पैकेज होते हैं एंटी DDoS के, वो इम्प्लीमेंट होते हैं डॉस पॉलिसीज़ के लिए। तो इसलिए जो है हर फीचर FortiGate फायरवॉल के अंदर होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं होता। जितने ज़्यादा, अगर वो इतने ज़्यादा डीप में होगा तो फिर दूसरे पैकेजेस की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को लेने की, और वो बेचेंगे कैसे। तो ये सारा सिनेरियो होता है। सही। अच्छा। अच्छा लगा क्वेश्चन है। हम्म। ये इशू मैंने फेस किया है कि व्हाट्सएप पे जो है ना कॉलिंग ड्रॉप होती है, जबकि दूसरी जो सारी सर्विसेज सही चल रही होती हैं। हम्म। भले वो जो है ना हमारा कॉर्पोरेट कनेक्शन हो या कोई और कनेक्शन, अगर हमने ये ISP से सर्विसेज लिए, फॉर एग्जाम्पल मल्टीटेनेंट से लिए, तो मल्टीटेनेंट के पास फायरवॉल वहाँ पे लगी हुई होगी, और हमारे अगर यहाँ पे इशू आता है के व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम क्या मल्टीटेनेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई ये मामला ऐसे आ रहा है, तो फिर मल्टीटेनेंट वहाँ से कौन सी ट्रबल शूट करेगी फायरवॉल के ऊपर। देखें किसी के पास, किसी भी जो ISP होती है ना, उन ISPs के पास ना इतनी वो फायरवॉल्स नहीं होती हैं। ठीक है, वो आपके पैकेट को जो है ना कंप्लीट जाने देते हैं, वो आपके पैकेट को कभी भी रोकते नहीं। ठीक है, आपका जितना जो भी पैकेट होगा, जैसा भी पैकेट होगा, वो कंप्लीट पैकेट जाएगा आपका। जो पैकेट रुक रहा होगा ना, वो आपके पास से ही रुक रहा होगा, या तो फिर आपकी कोई बैंडविड्थ का इशू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी पॉलिसी का हम्म। आपने जो पॉलिसी बताई फायरवॉल की, तो ये अगर ISP नहीं यूज कर रही, तो ये हम अपने प्राइवेट नेटवर्क पे जो जिसके पास होगी वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। जी जी जी, आप यूज़ करेंगे। आपके पास DDoS की पॉलिसी बनी हुई होगी, उसके अंदर UDP फ्लोट का जो है ना पैकेट होता है, डिफाइन करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उनकी रेंज आप इंक्रीज कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उसका इशू आ रहा होगा तो। रेंज इंक्रीज करने से डिस्टॉर्शन आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, पैकेट आप बढ़ा दीजिएगा साथ में। नहीं, सही से अच्छा जी जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सिस्टम्स के अंदर जो है आप आते हैं, फीचर्स की बात हो रही थी इनेबल की ना।
सिस्टम के अंदर हम आते हैं तो सिस्टम के अंदर आने के बाद FortiGate फायरवॉल के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सही है, एंटीवायरस के हो गए, आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, VPN हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट वेब फिल्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स को इनेबल करने के लिए आप सिस्टम्स के अंदर जाते हैं, फीचर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उनको इनेबल कर देते हैं। जब आप उनको इनेबल करते हैं तो वो आपके पास शो हो रहे होते हैं सारे। पॉलिसीज़ के अंदर जो है मल्टीपल इंटरफेसेस कॉल करने के ऑप्शंस होते हैं, तो मल्टीपल इंटरफेसेस आप वैसे नहीं कर सकते। आपको जो है फीचर के अंदर जाके मल्टीपल इंटरफेसेस का ऑप्शन होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, तो वहाँ से जाके आप इनेबल करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। अब बात आती है हमारी DHCP सर्वर की। DHCP सर्वर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क के अंदर हम इंटरफेसेस के अंदर आते हैं। ये मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं अभी करवाता भी हूँ, बल्कि मैं खोल ही लेता हूँ फायरवॉल। ये आपके पास सिस्टम के अंदर गया, आपकी FortiGate फायरवॉल आ गई। ठीक है, आप गए सिस्टम्स के अंदर, सिस्टम के अंदर के बाद अंदर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया फीचर विजिबिलिटी। आप फीचर विजिबिलिटी के अंदर जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। एडवांस राउटिंग का ऑप्शन आ गया, ये इनेबल है। ठीक है, उसमें आपके पास स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग आ जाती है। आपके पास एंटीवायरस एप्लीकेशन कंट्रोल इनेबल है। आपको IPv6 पे काम करना है तो आप इसको इनेबल कर देंगे तो IPv6, ये देखें, ये आपके पास IPv6 इनेबल हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, वापस बंद कर देता है। ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सबको आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल इंटरफेसेस जो है ना, पॉलिसीज़ के अंदर कॉल कराने का एक ऑप्शन होता है कि पॉलिसी के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस ऐसे जो है कॉल नहीं होते। तो हमें जो है पॉलिसी बनाते वक्त जो है बहुत ज़रूरत पड़ती है कि मल्टीपल इंटरफेसेस हम कॉल कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस। तो इस नेटवर्क को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो हम इसको यहाँ से इनेबल कर देते हैं। तो ये हमने इनेबल कर दिया और हमने इसको कर दिया अप्लाई। ये हमारे पास चेंजेस हो गई हैं। अब बात करते हैं हम अपने DHCP सर्वर की। अब नेटवर्क के अंदर आने के बाद इंटरफेसेस में जाएंगे हम। ठीक है, इंटरफेसेस के अंदर जाने के बाद अगर हमें जो है अपने क्या कहते हैं इंटरफेस की IP मैनुअल देनी है तो मैनुअल हम टिक करेंगे और मैनुअल IP दे देंगे। DHCP से देनी है तो DHCP हम मैनुअल देते हैं। ठीक है, हम कभी भी इंटरफेस के ऊपर DHCP से IP नहीं देते क्योंकि ये हमारी फायरवॉल का इंटरफेस है, हम इसको मैनुअल देंगे। ये जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होते हैं, राइट्स बोल लें या एक्सेस बोल लें। तो ये HTTP आप इनेबल कर देंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। पिंग आप ऐसे इनेबल कर सकते हैं, HTTP ऐसे इनेबल कर सकते हैं। ये FMG होता है, FORTI मैनेजर के लिए होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए। जब आपके इन्वायरमेंट में अगर कभी में FORTI मैनेजर लगा होगा तो आप इसको इनेबल करेंगे तो इसकी बिहाफ पे आपकी फायरवॉल वहाँ पे ज्वाइन करती है जब आप FORTI मैनेजर पे IP बताएंगे। तो SSH एक्सेस के लिए आप SSH पे टिक करेंगे। कैप वेब वायरलेस की जो उसकी होता था, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पे टिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। ये पुराना है, ठीक है, GUI थोड़ा। खैर, DHCP सर्वर इनेबल करने के लिए नीचे ऑप्शन आता है DHCP का। आप DHCP पे क्लिक करेंगे
और DHCP पे क्लिक करने के बाद आप जो है अपने सर्वर के पास आपके पास IP की रेंज आ जाएगी, ठीक है। वो रेंज आपके पास आ जाएगी। आप जो है उसको बोलना चाहेंगे कि अगर हाँ कि सेम एज इंटर, अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको जो है सेम एज अ इंटरफेस IP रखना है तो आप सेम एज अ इंटरफेस IP रख सकते हैं, वरना स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। DNS सर्वर जो है आप सेम एज सिस्टम DNS, सेम एज सिस्टम DNS FortiGate का होता है, आप जो है इसको स्पेसिफाई करेंगे, सही है। या तो आप सेम एज इंटरफेस IP को जो है DNS सर्वर बना सकते हैं, वरना आप जो है जो आपका DNS का होगा, सही है, डोमेन नेम सर्वर होगा जो भी, आप उस पर स्पेसिफाई पे क्लिक करके, और ऑर्गेनाइजेशन पे हर 99% ऑर्गेनाइजेशन पे हर किसी के पास अपना एक DNS सर्वर होता है, तो आप जो है उसको स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, अपने DNS सर्वर की IP देंगे जो आपका प्राइमरी होगा प्राइमरी की देंगे, और सेकेंडरी जो होगा सेकेंडरी की देंगे, ठीक है। तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक बार। ये हमने लास्ट टाइम जो है 2 मिनट पे लगाया था ना इसको, लॉग आउट सेशन लॉग आउट का, तो 2 मिनट मेरे ख्याल से हो गए थे, तो इसलिए ये लॉग आउट हो गया। ये हम पोर्ट 2 ले लेते हैं। पोर्ट 2 को हम डिफ़ाइन कर देते हैं एज अ लैन। हमने एज अ लैन डिफ़ाइन कर दिया। मैंने कहा कि मेरी प्राइवेट IP है 10.1.1/24, ये मैंने इंटरफेस की IP दे दिया। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कोई इशू तो नहीं है जी जी कम्युनिकेशन में? जी ठीक जी, है, नो इशू। लैन IT लैन कर देता है, ठीक है। IT लैन कर दिया हमने इसको। हमने जो है इंटरफेस की IP दे दी 10.110.1/24। अच्छा, ये जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था क्रिएट एड्रेस ऑब्जेक्ट मैचिंग सबनेट, तो ये क्या होता है कि ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है एड्रेस क्रिएट हो जाता है, तो पॉलिसी में कॉल करवाने में आसानी होती है। आप खुद से अपना एड्रेस बनाना चाहते हैं पॉलिसी के लिए, तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि बना दो, ताकि मुझे बनाना ना पड़े पॉलिसी के लिए कॉल कराने के लिए ना, पहले से ही बन जाएगा जैसे ही मैं इंटरफेस कर वो करूँगा। अच्छा, मैंने HTTPS इनेबल कर दिया, पिंग इनेबल कर दिया, SSH इनेबल कर दिया। हम नीचे आते हैं, ये आ गया DHCP सर्वर का ऑप्शन। DHCP सर्वर को मैंने जैसे ही इनेबल करा तो इसने रेंज क्या दे दी, इसने पहली IP मेरी क्या थी 1, इंटरफेस की IP को छोड़ के इसने जितनी भी /24 का पूल था उस सबको जो है इसने क्या कहते हैं, इसने जो है रेंज में डाल दिया। मैं कहता हूँ कि IT के जो है कुछ हमारे हेड भी थे, तो मैं उनके लिए अपने लिए IP रिज़र्व कर लेता हूँ। मैंने रिज़र्व कर ली 21 तक, जो है मैंने IP रिज़र्व कर ली, मतलब 20 IP रिज़र्व कर ली। एक IP मैंने अपने इंटरफेस पे दे दी, बाकी की 20 IP मेरे पास रिज़र्व है। अब मैं IT हेड और जो है एक्सेट्रा जितने AMs होंगे DM होंगे उनको प्राइवेट, उनको जो है मैनुअल IP दे दूँगा। ये बाकी 21 के बाद ऑनवर्ड्स जो है हम बाकी डिवाइसेस को IP मिल जाएगी। अच्छा, DS डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम एज इंटरफेस IP रख देते हैं। DNS सर्वर, DNS सर्वर हम जो है हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक DNS सर्वर होता है, आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। आप उस पर DNS1 आपके पास प्राइमरी सर्वर होगा कोई भी, सपोज कर लें 192.168.101 हो गया, या 101.11 हो गया, या 101, चलो 101.1 कर देते हैं। और सेकेंडरी दे देते हैं हम 192.168.201.1, ठीक है। तो एक प्राइमरी DNS सर्वर की IP दे देंगे और एक सेकेंडरी DNS सर्वर की IP दे देंगे। ये रिलीज टाइम होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। और इसको आप, ये इनेबल है, इसको आप ओके करेंगे, आपका सिंपल क्या हुआ, DHCP सर्वर बन गया।
अब इस लैन से जितनी भी जगह स्विचेस की कम्युनिकेशन हो रही है, जो नीचे नेटवर्क आ रहा है, उन सब को जो है ना आपको आईपी मिल जाएगी। सही है। ये आपने इंटरफेस के ऊपर करा है। यही सेम काम जो है, मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि यही सेम काम जो है आप क्या करेंगे वीलैन के ऊपर, अगर आपको कभी करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ आईटी सपोर्ट आईटी सपोर्ट लैन। ठीक हो गया। आईटी सपोर्ट लैन डैश वीलैन 10 वीलैन 3101 कर देते हैं। पोर्ट 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी वीलैन मैं दे देता हूँ 313101। ठीक हो गया। इसकी आईपी कुछ और दे देता हूँ 10 31 1 10 1/24। सही हो गया। इसका भी एड्रेस बन जाएगा, आईटी सपोर्ट लाइन एड्रेस, सेम एड्रेस बन जाएगा। इसको मैं पिंग पे छोड़ देता हूँ और कोई एक्सेस नहीं देना। ये रेंज दे देते हैं इसको। आईटी सपोर्ट कौन खास होंगे, कोई 10 रिजर्व कर लेते हैं। सेम सबनेट बना देते हैं, वो डीएनएस दे देते हैं 192.168। क्या दिया था 101 101। इसमें हम ये डीएनएस में चेंज करें, डिफरेंट दे रहे हैं सर, सेम नेटवर्क नहीं दे सकते जो सेम ही दे रहे हैं, हम सेम ही दे रहे हैं। नहीं, हर डीएससीपी में जो है आपको देना पड़ता है। हर डीएससीपी के अंदर आपको जो है ये डिफाइन करना पड़ता है डीएनएस सर्वर। आप जितने डीएससीपी कॉन्फ़िगर करेंगे उनके अंदर डीएनएस को आपको डिफाइन करना होगा। ये मैंने जो एड्रेस रेंज दिया हमने वो पब्लिक आईपी दिया है, जो एड्रेस रेंज दिया वो प्राइवेट आईपी दिया। सही है। ठीक है। और ये डीएनएस हमने बताया है जो हमारे पास डीएनएस सर्वर बना हुआ होगा। सही है। तो ये डीएनएस सर्वर की आईपी दी है हमने। अब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ। वो जो हमने कम्युनिकेट करा था, वो जो हमने डीएससीपी सर्वर बनाया था, वो पोर्ट 2 पे बनाया था। इस बात को आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, वो हमने बनाया था पोर्ट 2 के ऊपर। अब ये क्या सिनेरियो है कि ये हमने बनाया है वीलैन इंटरफेस के ऊपर। ये वीलैन आईडी हमने क्या दी है 3101। तो अब हम क्या करेंगे, अब पोर्ट 2 से जो स्विच नीचे कनेक्टेड होगा, उस स्विच के जिन पोर्ट्स के ऊपर जो है वीलैन 3101 बनी हुई होगी, तो उन वीलैंस के थ्रू जो है ये वाली आईपी मिल जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? तो आप डिफरेंट वीलैन के थ्रू आप अपने नेटवर्क को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू आप जो है, अभी इसकी रेंज वो ज़्यादा हो गई है तो इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा। तो आप डिफरेंट वीलैन बना के और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को 40 गेट के थ्रू ही आईपी देना शुरू कर देंगे। आपको कोई डीएससीपी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? आपने एक फाइनेंस की वीलन बना दी, आपने एक एचआर की वीलन बना दी, आपने एक जो है आईटी की वीलन बना दी, एक आफ्टर सेल्स की बना दी, आपने एक एक्सेट्रा जो भी है आपके पास। तो आपने जो है उनकी जो है वीलन बना दी, वीलन इंटरफेसेस बना दिया, और उन वीलन इंटरफेसेस के ऊपर उनके पूल डिफरेंट बना दिए, प्राइवेट पूल। ठीक है। तो क्या होगा, जिस पोर्ट के ऊपर स्विच के ऊपर वो वीलन कॉन्फ़िगर होगी, आईटी की वीलन कॉन्फ़िगर होगी, तो जो है उनको आईटी की वीलन मिलना शुरू हो जाएगी। उनको जो है लैन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ ये मैं, उनको जो है किसी के एचआर की भी पोर्ट कनेक्ट होगी और उस पर एचआर की वीलन होगी, तो उसको एचआर की आईपी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे जो है आप अपने डीएससीपी सर्वर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं और जो है आराम से जो है कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा था, जैसे जो आपने पहले पोर्ट, मैं बता देता हूँ समझ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक डायग्राम भी बनाई हुई थी हमने, ये देखें क्या होता है कि ना फायरवॉल के नीचे एक स्विच लगा हुआ है। सही है, अब गौर से समझिएगा। अब क्या हुआ कि मैंने एक वीलन 10 का इंटरफेस बनाया। ठीक है, जो मैंने आईटी का बनाया था।
एक मैंने VLAN 20 का इंटरफेस बनाया जो था IT सपोर्ट का। सही है। मैंने कहा कि VLAN जो 10 है, जो IT के यूज़र्स हैं, उनका पूल मैं रखूँगा 192.168.1.1 और जो IT सपोर्ट के यूज़र्स होंगे उनका मैं पूल रख देता हूँ 192.168.2.1। सही है। ये मैंने पोर्ट 2 के ऊपर ही VLAN इंटरफेसेस बनाए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। पोर्ट 2 के ऊपर ही ये पोर्ट 2 आ रही है और ये स्विच से कनेक्टेड है। ये पोर्ट 2 का मैंने VLAN इंटरफेसेस बना दिए और मैंने उन VLAN इंटरफेसेस के ऊपर 10 VLAN 10 का जो इंटरफेस था उसके ऊपर DHCP बना दिया इस पूल का। VLAN 20 का जो इंटरफेस था उसके ऊपर DHCP बना दिया इस पूल का। सही है। अब स्विच पे ये वाली जो पोर्ट नंबर 2 होगी जो फायरवॉल से आ रही है, ये स्विच पर ट्रंक होगी। ट्रंक का नेटवर्क की आप लोगों को कनेक्टिविटी पता है। ट्रंक होगी तो ट्रंक से जो है मल्टीपल VLANs कम्युनिकेट करती हैं। अब स्विच के ऊपर जो है ये PC बैठा हुआ है IT का यूज़र। सही है। तो इसके ऊपर जो VLAN कौन सी होगी, जाहिर सी बात है जो LAN केबल लग रही है इसके ऊपर VLAN होगी VLAN 10। VLAN 10 जो है इस जगह पे, अगर मैं इसको इस जगह पे जो जहाँ पे PC कनेक्ट हो रहा होगा स्विच पे, इस जगह पे होगी VLAN 10। तो क्या होगा, यहाँ से इसने ब्रॉडकास्ट करा, इसने बोला भाई मुझे IP चाहिए क्योंकि ये DHCP पे था बाय डिफ़ॉल्ट था। तो इसने IP की रिक्वेस्ट करी, इसका पैकेट गया सीधा कहाँ पे, फायरवॉल के पास। जैसे ही फायरवॉल के पास गया तो उसने बोला कि भाई ये पैकेट जो आया ये VLAN 10 की तरफ से आया क्योंकि ये VLAN 10 की पोर्ट थी। तो उसने कहा कि 192.168.1.1 के पूल से कोई IP दे दो। तो मैंने बताया हुआ था, मैंने बोला था कि 1.1 के बाद से जितनी भी IPs हैं उसकी /24 की, उनमें से कोई भी IP दे दो। तो वो पैकेट आया और जो है उसने इस PC को 192.168.1.2 की IP दे दी। अब हम आते हैं IT सपोर्ट यूज़र्स पे। अब IT सपोर्ट यूज़र ने भी रिक्वेस्ट भेजी और लेकिन इसकी जो जो PC कनेक्टर स्विच की पोर्ट पे VLAN 20 बाइंड हुई हुई थी। सही है। तो जब पैकेट निकल के गया कहाँ पे, आपकी फायरवॉल स्विच पे। स्विच से जो पैकेट बाहर निकलेगा वो VLAN 20 से बाहर निकलेगा अपनी IP के लिए। तो वो पैकेट बाहर निकल के गया आपके पास फायरवॉल पे। फायरवॉल ने देखा कि भाई ये पैकेट जो आ रहा है, ये पैकेट आ रहा है IT सपोर्ट यूज़र की तरफ से जो जिसकी VLAN इंटरफेस बनी हुई है VLAN 20 और उस पर DHCP कन्फिगर हुआ हुआ 192.168.2.1। तो 2.1 से ऑनवर्ड्स जितनी भी IPs हैं उनमें से कोई भी IP उस यूज़र को दे दो। तो पैकेट वापस आया और पैकेट वापस आके उसने जो है DHCP सर्वर से 192.168.2.2 की IP इसको प्रोवाइड कर दी। तो ये लॉजिक होता है इसका। क्लियर हुआ? सर इसमें क्लियर हो गया थोड़ा सा। सर उसमें जो हमने कॉन्फ़िगर किया उसमें थोड़ा सा बताइए बस थोड़ा सा। दरअसल एक चीज मुझे दोबारा और बता पूछनी है। एक मतलब रिपीट कर दिए। मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है, रुक जाओ। अच्छा जरा एक चीज सर मुझे बताएं, स्विच पे सिर्फ VLAN कॉन्फ़िगर किए हैं और DHCP हमने फोर्टनेट पे फायरवॉल 40 कॉन्फ़िगर किया जी है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। अभी मैं करके बता देता हूँ, अभी कोई इशू नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये पोर्ट 2 है, ठीक है, ये ब्लैंक पोर्ट है, मैंने सिर्फ इसको इनेबल करा हुआ, ठीक है। अब हम बनाते हैं IT LAN का जिसकी VLAN है 10, ठीक है, सेम रखते हैं जो डायग्राम है। पोर्ट 2 को कॉल कराई,
इसकी वीलन दी थी वीलन 10, आईपी दी 192.168.1.1/24 से पिंग इनेबल करता हूँ। DHCP सर्वर इनेबल करा, वही सिनेरियो 192.168.1.2 से आईपी मिल जाएगी ऑनवर्ड्स। सही है, ये आप लोग को मैंने सिखा दिया था, अभी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं। इसको कर दिया ओके। सेट ऑपरेटर कोई और चीज़ भी बंद करनी पड़ेगी। इसका मसला तो नहीं है, उसी का मसला। एक मिनट है। अच्छा, ये तो नेट चल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज हाँ बनी है यार। पॉलिसी भी नहीं बनी है, रॉट नहीं डाला रजिस्टर। ये असल में जो है ना, देखें इसमें ना इशू आ जाता है इवेंजी के अंदर ना, ये बड़ा मसला है। यार हो जाए। कोई और नहीं तो बस, बल्कि भी है कन्फ्यूज था। इंटरफेस फोटो इसको बंद कर देते हैं। खैर ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं करने दे रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, हैरत है। अभी तो कॉन्फ़िगर करी थी हमने एक वीलन इंटरफेस। खैर, तो इस तरीके से जो है ना, आप दो वीलन इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे, वीलन 10 का और वीलन 20 का, एक ही पोर्ट के ऊपर। ये पोर्ट नंबर 2 है ना, इसके ऊपर ही आप वीलन, जैसे मैं वीलन 10 का इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा था, वैसे ही वीलन 20 का इंटरफेस इस पोर्ट नंबर 2 के ऊपर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो क्या होगा कि पोर्ट नंबर 2 जो है कनेक्ट होगी किससे, स्विच से। सही है, और ये स्विच पे जो है ना वीलेंस बनी हुई होंगी ऑब्वियसली, और स्विच का काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करने का। तो वीलन 10 के पैकेट को जो है वीलन 10 की तरफ ब्रॉडकास्ट करेगा, और वीलन 20 का जो पैकेट होगा वो उसको वीलन 20 की तरफ ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जो यूजर्स रिक्वेस्ट भेजेंगे ना अगेंस्ट अपनी वीलन के, ठीक है, ये यूज़र आया और ये यूज़र के पास पोर्ट के ऊपर जो है एक्सेस पोर्ट बनी हुई होगी स्विच के ऊपर, और उस स्विच के ऊपर जो है एक्सेस पोर्ट के अंदर कॉल हुई हुई होगी वीलन, जो हम लोग स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाते हैं, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन जो है हम डिफाइन करते हैं वीलन 10 या फिर और वीलन 20। तो वो जब पैकेट उस पैकेट से आएगा तो वो फॉरवर्ड किस तरफ होगा, फायरवॉल की तरफ। और जब वो फायरवॉल की तरफ फॉरवर्ड होगा तो उस फायरवॉल को पता चल जाएगा कि ये वीलन 10 से पैकेट आया है, तो उसको वीलन 10 के DHCP पूल से IP दे दो। और जो पैकेट वीलन 20 से आया है उसको
VLAN 20 की तरफ से जो है IP प्रोवाइड कर दें, तो ऐसे यूज़र्स को जो है अपने अपने पूल की IP मिल जाती है। तो फिर आपको DHCP सर्वर नहीं बनाना पड़ता, फिर आप कंटिन्यूसली जो है ना इसके ऊपर HR की भी VLAN बनाएंगे। बस आपको क्या करना होगा, आपको पोर्ट 2 कॉल करनी होगी, जिससे आपका कोर स्विच कनेक्टेड होगा, ठीक है, या फिर कोई भी आपका स्विच कनेक्टेड होगा जो एंड डिवाइसेस की तरफ जा रहा होगा, तो आपको उसकी पोर्ट कॉल करनी होगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट्स का नाम देते जाएं और उनको उनकी VLAN को डिफाइन करते जाएं, और हर जो है अपने पूल का जो है एक DHCP पूल डिफाइन करते जाएं। तो इसीलिए इससे क्या होगा कि आपका हर डिपार्टमेंट के जो यूज़र्स होंगे जो लैन से कनेक्टेड होंगे, उनको जो है उन अपने पूल से IPs मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी VLAN जो है उनके नेटवर्क को जो है सेग्रीगेट कर रही होगी। बस ये जो है सिनेरियो होता है आपका क्या कहते हैं DHCP का। सही है सर ये जो जैसे फर्ज किया हम स्विच में सब नेटिंग करते हैं तो इस ये सब इंटरफेस नहीं बनाते हैं, तो इसमें इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें फोर्टिनेट में सर। नहीं, इसमें ये सब इंटरफेस ही तो है एक तरीके से। यहाँ पे जो है ये VLAN इंटरफेस बन रहा होता है ये। सही है, राउटर में डॉट इंटरफेस होता है, जो है उसके ऊपर जो है स्विच के ऊपर SVI होती है और फायरवॉल के ऊपर VLAN इंटरफेस होता है। सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस, HR और मार्केटिंग, तो उनके 3 अलग-अलग पूल बनेंगे और 3 अलग-अलग VLANs कॉल्स होंगे। जी जी ऐसा ही है, लेकिन पोर्ट यही कॉल होगी जो स्विच से कनेक्टेड होगी। सही। ठीक है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? सही। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन DHCP रिले का। तो रिले मैंने आपको बताया था मिड मैन होता है रिले पे ना। अब रिले क्या काम करता है कि भाई मैंने कहा कि मेरे पास जो IP है वो IP थी 192.168.1.1 की /24 हो गया, और लेकिन DHCP क्या है, IT लैन DHCP क्या है, DHCP सर्वर अब मैं खुद नहीं बनाना चाह रहा, बेसिकली DHCP सर्वर कहीं और है। सही है, वो सर्वर फार्म के अंदर है, तो वहाँ से IP मिले यूज़र्स को। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आता है DHCP सर्वर के अंदर एडवांस का। एडवांस पे जब हम रिले पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ उस सर्वर की IP देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, मैं पेन खोल लेता हूँ, बल्कि इसकी डायग्राम बनी हुई है। ऊपर जी रहा। तो ये क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये क्लाइंट कहाँ पे आ रहे हैं, ये फायरवॉल पे आ रहे हैं सारे क्लाइंट्स, और ये फायरवॉल जो है कनेक्टेड है किससे, DHCP सर्वर से। अभी क्या हो रहा था, अभी ये सारे क्लाइंट्स जो है फायरवॉल पे आया था और फायरवॉल से IP मिलके वापस इन क्लाइंट को जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सारे जो है क्लाइंट्स जो हैं, जो एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, ये कहाँ पर आए, ये आए फायरवॉल पे। इन्होंने फायरवॉल से रिक्वेस्ट करी कि हमें IP चाहिए। फायरवॉल जो है मिडमैन है, फायरवॉल ने क्या करा कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी DHCP सर्वर पर। DHCP सर्वर से IP मिली, वापस आई, और जो है वापस आके आपके क्लाइंट को मिल गई, क्योंकि फायरवॉल पे कोई DHCP सर्वर नहीं बना हुआ था। DHCP सर्वर ऑर्गेनाइजेशन का अपना था जो सर्वर फार्म के अंदर रखा हुआ था। तो उसकी IP आप ऐसे करेंगे, आपने इंटरफेस पे IP दी, अपने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करा, सिंपल पिंग इनेबल कर दिया, DHCP सर्वर पे क्लिक करा और रिले पे क्लिक कर दिया। रिले पे क्लिक करने के बाद आप रेगुलर ही रखिएगा, IP सेट नहीं करेगा। ठीक है, और आपने सर्वर की IP दे दी 192.168.1.254, ये सर्वर की IP है। तो अब जितने, और आपने इसको कर दिया ओके। अब जितने भी जो है क्लाइंट्स आएंगे, ये सारे क्लाइंट्स रिक्वेस्ट लेके आएंगे फायरवॉल के पास। फायरवॉल देखेगी कि ये क्लाइंट्स आ रहे हैं और अब इनको IP चाहिए, तो फायरवॉल के पास रिले डला हुआ है, DHCP सर्वर का रिले डला हुआ है, तो वो क्या है 254 है, 192.168.1.254। तो उसने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी
जो ये DHCP सर्वर था उसकी IP थी 192.168.254, उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दी। जब यहाँ पर DHCP सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई कि एंड पॉइंट डिवाइस को जो है IP चाहिए, तो इसने एक IP लेके पैकेट को भेज दिया और वो पैकेट आके जो है आपके जो एंड पॉइंट डिवाइस होगी उसको IP मिल जाएगी। तो ये काम जो कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है आपका रिले, जो एज अ मिडमैन का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये इंटरफेस आपका कॉन्फ़िगर हो गया। खैर अब बात करते हैं नेट की। राउटर और स्विचेस के अंदर जो है नेट बहुत इजीली बहुत वैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, पोर्ट्स कॉल करनी पड़ती थी, लेकिन नेट जो है ना यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता। आपके पास फायरवॉल के अंदर जब आप पॉलिसी बना रहे होते ना, सपोज करें कि हमने डिस्कस करा था पहली क्लास के अंदर इंग्रेस ट्रैफिक और इग्रेस ट्रैफिक। इंग्रेस ट्रैफिक कौन सा होता है? जो इनसाइड नेटवर्क ट्रैफिक होता है, और जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है, और जो इग्रेस ट्रैफिक होता है जो आउट गोइंग ट्रैफिक होता है, जो पैकेट बाहर टूवर्ड्स पब्लिक नेटवर्क जा रहा होता है। अब क्या होता है मैं कहता हूँ कि यार मेरा एक लैन नेटवर्क है और एक पेंट कहाँ गया, मैंने कहा कि ये मेरी फायरवॉल है, ठीक है, और ये मेरा एंड पॉइंट डिवाइस है, कोई सी भी है, ठीक है। इस ये जो है फायरवॉल से कनेक्टेड है। अब इसका पैकेट जा रहा है बाहर, ठीक है, टुवर्ड्स इंटरनेट। तो क्या होगा, अब ये नेट करके जाना है ये पैकेट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ अब इसको नेट कैसे करूँगा मैं भी बता देता हूँ। ये थी जो इंटरनेट की तरफ जा रहा है ट्रैफिक, उसकी है पोर्ट नंबर 1, सही है, ये वैन पोर्ट है हमारी। ये जो लैन नेटवर्क की पोर्ट है ये है पोर्ट नंबर 2, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी पॉलिसी बनाएंगे। हम कहेंगे कि IT LAN टू iNet, सही है, इंटरनेट की तरफ जा रहा है पैकेट अभी। अब इनकमिंग पैकेट कौन सा होगा, जहां से पैकेट आ रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है, IT LAN से आ रहा है और जाकर आ रहा है इंटरनेट की तरफ जा रहा है। तो IT LAN का इंटरफेस कौन सा हो गया, पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट नंबर 2 हमने कॉल कर लिया, और जा कहाँ रहा है, इंटरनेट की तरफ जा रहा है। तो इंटरनेट का इंटरफेस कौन सा हो गया हमारा, पोर्ट नंबर 1, ठीक है। अब मैंने कहा कि सोर्स कौन सी है हमारी, ये थोड़ी समझने की बात है, ये थोड़ा देखिएगा। सोर्स मैं या तो ऑल रख दूं, कोई भी मेरा जो है प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट की तरफ निकल जाए, या तो मैं जो है कॉल करवाऊं यहाँ पे IT, नहीं बना हुआ यार, बना होगा यार, क्रिएट कर लेता हूँ, एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, IT का नहीं बना हुआ, IT LAN सबनेट 192.168.1.0/24। तो मेरी सोर्स कौन सी हो गई, मेरी सोर्स हो गई IT LAN, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि बस यही पोर्ट नंबर 2 से आएगा IT LAN की, और IT LAN के जो मैंने सबनेट बताया सिर्फ वही पैकेट जो है सोर्स है, यही पैकेट बाहर निकलेगा और कोई सा पैकेट नहीं जाएगा। और डेस्टिनेशन आपकी क्या हो गई, इंटरनेट की डेस्टिनेशन होती है ऑल। अब उसके अंदर आपका जीमेल हो गया, जो भी आपकी इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो आपकी हो गई हैं ऑल, और डेस्टिनेशन मतलब सॉरी आपकी हो गई हैं ऑल। सर्विसेज आप इंटरनेट के लिए कर देते हैं ऑल। आपने एक्शन क्या करा, आपने एक्सेप्ट करा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, डिनाई करेंगे तो पैकेट बाहर नहीं जाएगा, आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब इंटरनेट के लिए आप क्या करेंगे, आप नेट का जो ऑप्शन होगा इसको इनेबल करेंगे, तो आपका जो है सिंपल क्या होगा, पैकेट नेट हो जाएगा। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क की कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई राउटर की पोर्ट्स के ऊपर जाके जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो
आपकी फायरवॉल से पैकेट बाहर अगर इंटरनेट की तरफ जा रहा है तो आप बस इस पॉलिसी के ऊपर आप नेट के चेक को इनेबल करेंगे और आपका नेट जो है इनेबल हो जाएगा और ये आप कर देंगे ओके। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास पॉलिसी बन गई है। कौन सी पॉलिसी बन गई है कि इंटरनेट का पैकेट आ रहा है, लैन से आ रहा है, आईटी का पैकेट आ रहा है लैन से और जाकर आ रहा है इंटरनेट की तरफ। सही है, तो पॉलिसीज ऐसे बनती हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये करना आपको आ गई तो मतलब आप समझा आप FortiGate फायरवॉल को जीत गए। अब आप खेल सकते हैं सारे पैकेट के ऊपर। जरा एक बार दोबारा आप रिपीट मैं करेंगे मैं इसका दोबारा मतलब मैं दोबारा बता कर दी कि स्क्रीन थोड़ी सर्दी हो गई थी। मैं दोबारा बता दूँ, मसला नहीं है। अभी हमने बनाया ही है पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बनाई है कि इंटरनेट आईटी लैन की तरफ से जो है पैकेट कहाँ जा रहा है, इंटरनेट की तरफ जा रहा है। सही है, अब हम पॉलिसी बना देते हैं दूसरी पॉलिसी। ये तो फॉरवर्ड पॉलिसी है, सही है, जो हमारा पैकेट निकल के जा रहा है इंटरनेट की तरफ। अब हम रिवर्स पॉलिसी बना देते हैं, जो इंटरनेट से भी तो पैकेट आएगा अब हमारे लैन नेटवर्क की तरफ, तो हम उसकी पॉलिसी बना देते हैं। तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आईनेट, इसको गौर से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईनेट, ठीक है। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आईनेट से आ रही है, आईनेट टू कहाँ जा रही है, हमारे लैन आईटी की तरफ। सही है, अब जो पैकेट आएगा, कहाँ से पैकेट आ रहा है, सही है, अभी देखिएगा गौर से। अभी हमारे पास जो है पैकेट आ रहा था, अभी जो हमने पॉलिसी बनाई थी बेसिकली, वो पॉलिसी हमने क्या बनाई थी कि हमारे लैन नेटवर्क से पैकेट आ रहा था और कहाँ जा रहा था, इंटरनेट की तरफ। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे कि इंटरनेट की तरफ से पैकेट आ रहा है तो पोर्ट कौन सी हो गई, इनकमिंग पोर्ट कौन सी हो गई हमारी, पोर्ट नंबर 1। और जा किसके तरफ रहा है, पोर्ट नंबर 2 से जा रहा है लैन नेटवर्क की तरफ, तो आउटगोइंग पोर्ट कौन सी हो गई हमारी, पोर्ट नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बोला भाई हमारा ट्रैफिक जो आ रहा है ना, वो आ रहा है इंटरनेट से, और इंटरनेट की पोर्ट है हमारी वैन पोर्ट जो कि पोर्ट नंबर 1 है, वो हमने इनकमिंग के अंदर कॉल कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जी अब उसके बाद जो है पैकेट कहाँ जा रहा है, अब पैकेट जा रहा है पोर्ट नंबर 2 की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे लैन नेटवर्क की पोर्ट है, ठीक है। तो हमने आउटगोइंग पोर्ट के अंदर जो है पोर्ट नंबर 2 हमारी पोर्ट की कॉल करा दी। और हमने बोला सोर्स क्या है, इंटरनेट की सोर्स क्या होगी, इंटरनेट की सोर्स ऑल होती है, ठीक है। इंटरनेट की सोर्स ऑल है। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन जो हमारा आईटी लैन है वो है, ठीक है। इंटरनेट से पैकेट आ रहा है, इंटरनेट की सोर्स तो ऑल है, इंटरनेट का कोई एड्रेस नहीं है। और जो लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, सिर्फ हमारा आईटी लैन ही इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं करेगा। और सर्विसेज में हम रख देते हैं अपना ऑल। ये करने के बाद नेट पे हमारा इनेबल हुआ हुआ, चेक लगा हुआ, और हमने इसको ओके कर दिया। सिंपल हमारी जो है पॉलिसी बन गई। तो ये हमारे पास होता है, हमारी पॉलिसीज ऐसे बनती हैं। और हम जरा ये जो पॉलिसी हमने बनाई है, ये नेटिंग इस पे तो डिपेंड नहीं करती ना। हम नेट को नहीं ऑन कर दें, कोई पॉलिसी नहीं बनाते, फिर भी हमारा ट्रैफिक विदाउट एनी पॉलिसी मतलब कि नेट के थ्रू ट्रांसफर होकर इंटरनेट पे नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। हमारा पैकेट जो है नेट होके सिर्फ वही जाएगा जो कि पैकेट हमने बताया हुआ होगा। जो पैकेट हमने बताया हुआ है पॉलिसी के अंदर वही नेट होगा और कोई नेट नहीं होगा। और नेट जो है सिर्फ हमारी पॉलिसी के अंदर होती है। नेट का ऑप्शन हमारे पास पॉलिसी के अंदर होता है। फायरवॉल में नेट सिर्फ पॉलिसी के अंदर होता है। सही है, जैसे इसको मैं क्योंकि क्योंकि इसको हम क्योंकि स्विच की नेट से नहीं नहीं नहीं, आप राउटर से के नेट से आप नहीं कन्फिगर वो कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको जब भी कोई पॉकेट नेट होती है, आपका पैकेट कभी भी फायरवॉल से नहीं गुजरेगा जब तक आप उसकी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाई है। सही है, आपका पैकेट कभी भी फायरवॉल से नहीं गुजरेगा जब तक आप जो है इसकी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। पैकेट की अपनी पैकेट की पॉलिसी बनाना आप सीख गए। आपको क्या है, आपको बस ये बताना है कि इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी पोर्ट से आ रहा है। अब वो चाहे लैन हो या चाहे इंटरनेट हो, इनकमिंग पैकेट कौन सा आ रहा है, पोर्ट नंबर 1 से पैकेट आ रहा है, तो इनकमिंग पोर्ट के अंदर पोर्ट नंबर 1 कॉल हो जाएगी। पोर्ट नंबर 2 की तरफ जा रहा है पैकेट, तो आउटगोइंग पैकेट
आउटगोइंग पोर्ट कौन सी हो जाएगी, पोर्ट नंबर 2 हो जाएगी। और जहाँ से पैकेट आ रहा है उसका एड्रेस वो इनकमिंग में आ जाएगा, और जो जिस आउटगोइंग में जहाँ डेस्टिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, जहाँ पैकेट जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन हो जाएगी। बस सिंपल, बहुत आसान काम है। देखें ये FortiGate फायरवॉल है ही ऐसे कि एक जो है इंटर पास बच्चा भी अगर सीख लेना तो वो चलाना, वो जो है 10 दिन के बाद जो है काम करने के बाद जो है इस फायरवॉल को चला सकता है। बहुत ईजी फायरवॉल। तो अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को हमेशा क्लियर करें। लैन नेटवर्क में आप हमेशा नेट को बंद रखेंगे, ठीक है, जब लैन नेटवर्क की पॉलिसी बनाएंगे। और जो है इंटरनेट के लिए जब भी पॉलिसी बनाएंगे, आपका पैकेट जो बाहर जा रहा होगा या बाहर से अंदर आ रहा होगा तो आप उसके लिए नेट को इनेबल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आती है हमारी वेब की। वेब का कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है क्रिटिकल है। ये थोड़ा हमारा सेशन मेरे ख्याल से अभी बंद भी हो जाएगा, 3 मिनट है। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं 10 बजे ज्वाइन कर रहा था। चले, हम जब तक चल रहा है हमारे पास तब तक चलते हैं, फिर उसके बाद रीजॉइन कर लीजिएगा उसी क्लास के अंदर। ठीक है, वेब का कॉन्सेप्ट हमारा होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। सही है, वेब हमारे पास होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये अभी मैं समझाता हूँ, ये क्रिटिकल है, ये नहीं आता। नेटवर्किंग में भी जो लोग, जिन लोगों का ताल्लुक होता है उनको भी नहीं आता। इसको अब क्या होता है, अब गौर से सुनिएगा। वेब का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आपके पास सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है, वो ये आपके पास जो है सर्वर फार्म है, ठीक है, ये आपके पास कोई सर्वर लगा हुआ है। अब जो है कोई ऐसे यूजर्स हैं जो इंटरनेट से आ रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनेट से एक्सेसिबल है आपके पास। सही है, तो आपके पास थर्ड पार्टी वेंडर्स हो गए या फिर डिफरेंट वेंडर्स हैं जो कि डिफरेंट साइट्स पे होते हैं, और वो आपके इस सर्वर को जो है क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं वाया इंटरनेट। ठीक है, वाया इंटरनेट आपके सर्वर को जो है एक्सेस करते हैं। अब क्या सीन होगा कि अब ये जो सर्वर आपके पास पड़ा हुआ है, ये सर्वर आपके पास है आपके प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली आपने अपना नेटवर्क डिज़ाइन करा हुआ और ये प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर है। लेकिन आप बोलते हैं कि यार जो भी यूज़र आ रहा है, जो भी यूज़र है इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, वो उस यूज़र को मैं अपनी पर्सनल प्राइवेट आईपी नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरा नेटवर्क जो है इनसिक्योर हो जाएगा। सबको मेरे नेटवर्क की प्राइवेट आईपी पता चल जाएगी। जब एक सर्वर की आईपी पता चल गई है तो फिर वो तो अटैक भी कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार ऐसा कुछ काम नहीं हो सकता कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का काम हो जाए। डी नेट भी इसको कह सकते हैं, डेस्टिनेशन नेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का कोई काम हो जाए। मैं उसको, मेरे पास जो आईएसपी ने मुझे /32 की आईपी दी है, /30 की आईपी दी है, वो मेरे यहाँ पे पब्लिक आईपी यहाँ पे डली हुई है। सही है, वो कोई भी आईपी हो सकती है, 203 या फिर 116 या फिर कुछ, मतलब कुछ भी आईपी हो सकती है पब्लिक आईपी। तो मैं उसको बोलूँगा कि वो मेरी पब्लिक आईपी पे हिट करे। सही है, उसको मैंने बता दिया कि भाई इस सर्वर को अगर एक्सेस करना है आपको, तो आप जो है मेरे पब्लिक आईपी पे जो है एक्सेस कर लो। अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपका पब्लिक आईपी पे हिट करेगा। ठीक है, उसको नहीं पता कि सर्वर की क्या आईपी है, वो पब्लिक आईपी पे हिट करेगा। तो हमने क्या करा हुआ, पोर्ट फॉरवर्डिंग करा हुआ है। हमने बोला कि कोई भी पैकेट इंटरनेट से आएगा और इस पब्लिक आईपी पे आ रहा है, यूज़र हिट कर रहा है, तो वो यूज़र जो है कहाँ जाए, सीधा उसका पैकेट फॉरवर्ड हो जाए। बाकी को भी आने दो।
आई गेस रोहिल भी थे क्लास के अंदर, खैर उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि सर्वर की आईपी है, ठीक है, ये क्लाइंट जो है विजिबल नहीं है सर। अभी तक नहीं हुई, किसी के पास भी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। हो रही है, मुझे तो हो रही है। मेरे पास सॉरी है सर। आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें, हो जाएगी। अच्छा खैर, तो जो है जो भी यूज़र जो है हिट करेगा हमारी पब्लिक आईपी को, उसको कहाँ फॉरवर्ड कर दें, उसको फॉरवर्ड कर दें हमारे सर्वर की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यूज़र को हमारी सर्वर की आईपी नहीं पता चलेगी, और जो है सर्वर जो है उसके एक्सेसिबल होगा। कोई भी HTTPS पे पोर्टल उसको खोलना है, कोई भी DMS हो गया, कोई भी सर्विस हो गई, तो वो जो है उस सर्विस को एक्सेस कर सकता है वाया इंटरनेट, और उसको हमारी प्राइवेट नेटवर्क की आईपी भी नहीं पता चलेगी। तो ये वेब जो है, इसको मैं कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ, एक मिनट रुके, सर एक जरा दोबारा बता दें। मैं बता, अभी शेयर हो गई है स्क्रीन आपके पास? जी जी बोल रहे। सर अगर हम इसमें RDP कर दें तो वो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं अटैक होने के, कैसे ना हो? देखिए RDP जो है ना अलग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सर जैसे आपने कहा कि प्राइवेट इसमें पब्लिक आईपी होगा, तो उसमें हमारे पास पब्लिक पोर्ट होगी, प्राइवेट पोर्ट होगी, जब वो हिट करेगा तो अगर हम इसमें RDP किसी एंड यूजर का कर देंगे नहीं तो वो उसमें ज्यादा अटैक होने का खतरा होगा क्या? क्या समझ ये पूछ रहा हूँ। RDP भी सिक्योर है, ठीक है। RDP क्या होता है, बेसिकली आप एक जम सर्वर के थ्रू जो है आप एक्सेस कर रहे होते हैं, सही है। आपने एक RDP एक्सेस ले लिया, फिर उसके थ्रू जो है आप सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। RDP अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक थर्ड पार्टी यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है, वो कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसको हमने बता दिए, उसको हमने कहा कि भाई आपको एक पोर्टल एक्सेस करना है काम करने के लिए ना, डेटाबेस का पोर्टल है कोई भी, तो मैं अपने डेटाबेस के पोर्टल की उसको आईपी नहीं बताऊंगा, सही है ना। वो हमारी कंपनी के साथ मिलके काम कर रहा है, तो मैं उसको अपनी प्राइवेट आईपी नहीं बता सकता, क्योंकि हमें अटैक के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि यार ये मेरी पब्लिक आईपी है, तुम जो है ना इस आईपी को एक्सेस करोगे पोर्टल खुल जाएगा तुम्हारा। वो रिक्वेस्ट क्या होगी, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग कहलाती है बेसिकली वेब जो है। तो वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा पब्लिक आईपी के ऊपर, जब जैसी ही रिक्वेस्ट हिट होगी उसकी हमारे यूज़र की, और जो है क्या करेगा, हमारे पास पीछे वेब चल रही होगी, वेब क्या करेगी, वेब पोर्ट फॉरवर्ड कर देगी, अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगी डायरेक्ट कहाँ पे, हमारे सर्वर पे। तो इसको जो हॉप होगा ना, ये वाला जो हॉप है बेसिकली, ये वाला हॉप इसको नहीं पता चलेगा यूज़र को, और हमारी पोर्ट जो है फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? बेसिकली नेट ही हो रही है, बेसिकली नेट होती है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नेट है, ये इंटरनल नेटवर्क के लिए नेटिंग हो रही है। समझ ना मेरी बात? इसको कहलाते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग कहलाती है, ये वेब का ऑप्शन होता है। ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मतलब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड है, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही, पोर्ट और पोर्ट भी मैंने दोबारा रिपीट करेंगे? सही है। जी जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने आउटसाइड इंटरफेस है फायरवॉल का, इस पे हमने पब्लिक आईपी मेंशन की है। ओके ठीक है। पब्लिक आईपी से कोई बार बाहर से इस पब्लिक आईपी पे हिट करे, हाँ तो इसलिए हमने पोर्ट डिफाइन की इंटरनल, हाँ ऑटोमेटिकली ही फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसा ही है, डिफाइन नहीं किया इसका मतलब, ऐसा ही हमने एड्रेस डिफाइन कर दिया। हमने उसको बोला है कि भाई ये जो सर्वर का एड्रेस है ना, सही है, ये सर्वर का एड्रेस डिफाइन कर दिया उसको, कि जैसी ही पब्लिक आईपी पे हिट करेगा यूजर, तो वो इस सर्वर पे पहुंच जाएगा। अब वो DMS होगा, उसके पास कोई भी पोर्टल हो। इसमें क्या डिफरेंस, नेटवर्क जैसे होता है, कोई बंदा बाहर से है तो पब्लिक आईपी करके वो भी नेट होता है, वो भी नेट होता है, लेकिन इसके अंदर फायरवॉल के अंदर वेब का कॉन्सेप्ट होता है। ये है होल नेटिंग ही है, सही है। इसको आप जो है नेटिंग कह लें, आप इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कह लें, डी नेट कहलाता है बेसिकली, डेस्टिनेशन नेट।
ठीक है, आप इसको डी नेट कह सकते हैं, आप इसको जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग कह सकते हैं, आप ये सकते हैं, लेकिन ये वेब के थ्रू हो रहा होता है FortiGate फायरवॉल के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेट के थ्रू अगर रिक्वेस्ट जाएगी और वेब को हम यूज नहीं करेंगे तो भी इट्स ओके। नहीं 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 नहीं, ये सर्वर के लिए जो है ना, आपको जो पोर्ट फॉरवर्डिंग करवानी है, ये जो काम कराना है, ये वेब के थ्रू ही होगा और किसी चीज के थ्रू नहीं होगा। सर्वर पे पोर्ट सिर्फ एक ही डिफाइन किया, रैंडम है, एक स्पेसिफिक पर डिफाइन की एक सर्वर के लिए, या रैंडम होगी? देखें, सर्वर के लिए जो कम्युनिकेशन हो रही है फायरवॉल से, तो वो तो किसी पोर्ट से ही थ्रू हो रही है ना, ये तो फिजिकल कनेक्टिविटी है, इसको इग्नोर करते हैं आप। ये तो फायरवॉल के थ्रू जो कम्युनिकेशन, मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन करके बताता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, एक मिनट रुको, कोई इशू नहीं है। ये आ रहा है पॉलिसी के अंदर ऑप्शन आता है वर्चुअल आईपीस का, ठीक है, ये पॉलिसी के अंदर ऑप्शन आता है, आप वर्चुअल आईपी पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल आईपी पे क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद आपने कह दिया कि डीएमएस है, ठीक है, डीएमएस के लिए आपने बना दिया। अब आपने कहा है इंटरफेस, इंटरफेस कौन सी है, पोर्ट 1 हमारी कौन सी इंटरफेस है, आपकी जो बाहर से इंटरफेस, आपके पास बाहर से जो डाटा आ रहा है ना, वो पोर्ट 1 है, जो वैन पोर्ट है आपकी पोर्ट 1 है, ठीक है। एक्सटर्नल आईपी FQDN अगर आप देना चाहें तो नहीं, स्टैटिक नेट कर देता है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी पोर्ट 1 की आईपी आ जाएगी, जो भी आईपी है, अभी हमारे पास है नहीं, अभी बाय डिफ़ॉल्ट पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। और इसके बाद मैप किसके ऊपर करना है, ये बोल रहा है मैप टू। अब आप अपने किसी भी सर्वर की आईपी दे सकते हैं जो आपके अंदर लैन के अंदर चल रहा होगा, सही है। तो आप लैन के अंदर आपके पास जो भी सर्वर चल रहा होगा 192.168.1.1 या फिर 1 डॉट एक्सेट्रा 1.254, तो आप उसकी आईपी दे देंगे। उसकी आईपी देने के बाद आप जब ओके करेंगे तो ये स्टैटिक नेट हो रहा है, तो वो पैकेट आएगा, वो पैकेट आया, वो पैकेट आके हिट करा, उसने हिट कहाँ करा, आपकी पोर्ट नंबर 1 पे हिट करा, सही है, पैकेट ने, जो आपकी पब्लिक आईपी थी। अब इसको नहीं पता कि इसको आपके सर्वर का एड्रेस नहीं पता, तो इस आपकी फायरवॉल ने क्या करा, खामोशी से जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया आपके सर्वर की तरफ, जिसकी आईपी थी 192.168.1.254, ये सर्वर की आईपी थी। तो ये आपकी क्या हो गई, मतलब सर अगर इसी पोर्ट हो गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास 5-6 सर्वर लगे हुए हैं, तो बंदे बाहर तो हर सर्वर की अलग अलग पोर्ट होगी, डिफरेंट, कैसे आइडेंटिफाई करेगा एक पब्लिक आईपी है? आप इसके ऊपर मल्टीपल वेब बना सकते हैं ना, अभी ये एक वेब बनी है, आप ऐसी ही आप डिफरेंट वेब भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं इसी सर्वर में डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही हैं। आप किसी एक का माइक जो है ना खुला हुआ है, वो पीछे से आवाज आ रही है, वो बंद कर लें प्लीज। जी जी बोले, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्वर एक्सेस दे रहा है, अगर इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही हो तो हम उसको मुख्तलिफ पोर्ट से भी दे सकते हैं एक ही सर्वर को। नहीं 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 नहीं, देखें हाँ पोर्ट, देखें नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, ये पोर्ट जो है ना, ये वैन पोर्ट है, ठीक है। सर्वर की आईपी तो अलग अलग होगी ना, मतलब हर एप्लीकेशन की जो भी डीएमएस है या फिर आपका सैप है या फिर कुछ भी है, जो भी सर्विस है आपकी, जो वाया इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है बंदा, उसकी जो आईपी मैप हो रही है, वो आईपी तो डिफरेंट होगी ना, हर किसी की एक आईपी तो नहीं हो सकती। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा है कि वो हम नो आईपी यूज कर रहे हैं, सही है, उसमें क्या है कि हमारे पास एक सर्वर चल रहा है, उसमें आईपी वही है, लेकिन उसमें हमने पोर्ट जो प्राइवेट पोर्ट है या पब्लिक पोर्ट, उनको चेंज करके उसी आईपी को डिफरेंट यूजर को एक्सेस दी हुई है। अच्छा, मतलब आईपी वो इंटरनल होता है वो काम ना, मतलब आपने इंटरनल आईपी के आगे पोर्ट लगा देता है ऐसा, फिर वो जो है आईपी डालता है और फिर उसके आगे पोर्ट कॉल करता है, तो वो अलग सिनेरियो होता है। वरना फिर आप जो है अगर चाहें, जैसे यूआरएल बेस है, तो आप FQDN भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। आप अपना FQDN करें, आप बोलेंगे कि यार कोई यूज़र आ रहा है और मेरे पास
क्या कहते हैं यूआरएल के थ्रू जो है पोर्टल खुलता है उसका। तो आप अपना जैसे हम लोग एड्रेस क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे अपना यूआरएल क्रिएट करें, यूआरएल क्रिएट करके आप उसका यूआरएल कॉल करा दें, एड्रेस कॉल नहीं कराएं, और यहाँ पे आप लिख दें कि जो है आपका डीएमएस। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी आपकी पोर्ट नंबर 1 से, तो वो उस यूआरएल के ऊपर चली जाएगी। आप सपोज करें मेरे पास जीमेल का सर्वर लगा हुआ था, तो वो वैन पोर्ट से आई, ठीक है। वैन पोर्ट से आने के बाद मेरे वैन पोर्ट की आईपी अभी बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है मेरी वैन पोर्ट की आईपी। अभी मेरे पास इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं है। वो जो वैन पोर्ट है वो नेट के थ्रू चल रहा है इवेंट जी के ऊपर। तो मैप एड्रेस आपका क्या है, मैप एड्रेस आपका जो है जीमेल है, तो वो जीमेल का एड्रेस डाल देंगे तो वो यूआरएल के थ्रू यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं इसको। इजीली आप जो है यहाँ पे मल्टीपल जो है आईपीस बना सकते हैं। लेकिन वो जो आप पोर्ट वाला कह रहे हैं ना, वो सिनेरियो वो थोड़ा अलग है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो नेटवर्क में जो है ऐसे डिफाइन नहीं होता इनके अंदर। अच्छा सुन क्या सॉरी जरा भाई, ये चीज़ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आपने अभी मैपिंग के लिए सिर्फ मेल का सर्वर रखा है, ऐसे हमें मल्टीपल सर्वर्स हम रखते हैं, तो एक्सटर्नल साइड तो पोर्ट 1 ही है जो वहाँ पे हमारी पब्लिक आईपी चल रही है, ऐसा ही है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ पे तो उसी पे हिट करेंगे, उसके बाद वो कैसे डिसाइड करेगा कि इसको किस सर्वर पे भेजना है? वो तो मैप के अंदर जो है ना, मैप के अंदर आप जो है कॉल करेंगे अपनी आईपी को, सही है। वो हमने कॉल तो कर दिया हाँ, अपनी आईपी। अच्छा, अब आप जो है बनाएंगे इसकी पॉलिसी, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब आप इसकी पॉलिसी बनाएंगे। नहीं मेरा ये सवाल था कि देखें हमने मैप पे सिलेक्ट तो कर दिया हमने भाई, ये बल्कि नहीं, वो लेना पॉलिसी के अंदर ही आता है सब। जी जी बोले। ईमेल सर्वर पे हमने जो है हिट करवानी है, लेकिन हमें मल्टीपल सर्वर्स पे हिट करानी है, लेकिन एक्सटर्नल पोर्ट वही पोर्ट 1 है। पोर्ट 1 ही तो रहेगी, पोर्ट 1 ही रहेगी, और जो है आप जो है आईपी सर्वर्स की आईपी बताते रहेंगे। हाँ ये है बेसिकली। देखें वो जो आप जो बता रहे हैं ना, वो यूआरएल के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। अब हर कोई जो है अपनी यूआरएल को कॉल करेगा। अब वो जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जो अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से होता है। जो आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ना, उसका एक पूरा सॉल्यूशन होता है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो है ना इतनी डिफाइन नहीं होती FortiGate फायरवॉल के अंदर। वेब ये कहलाती है आपके पास वेफ, 40 वेफ होती है बेसिकली। अभी खुलती है तो मैं दिखाता हूँ। 40 वेब होती है बेसिकली। इसको वेब फायरवॉल होती है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये 40 वेब कहलाती है। अब इसके थ्रू जो है ना ये सारा काम हो रहा होता है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये ख़ास जो है ना डिज़ाइन होती है वेब एप्लीकेशंस के लिए, सही है। तो इसके ऊपर जो है ना डीप के अंदर काम हो रहा होता है आपकी वेब के ऊपर। आपकी जो वेब है ये तो आप अपने सर्वर के लिए वैसे कॉल करवा सकते हैं। आप यूआरएल बता देंगे उनको, जैसे आपके पास सर्वर्स पे यूआरएल्स होंगे, वो एफक्यूडीएन से आपने बता दिए, तो वो यूज़र जो है यूआरएल डालेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा वो। लेकिन जो आपको डीप के अंदर काम करना होता है वो 40 वेब के ऊपर काम करना होता है, जो वेब फायरवॉल होती है, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिप्लॉय करी है 600E। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये अभी हम लोगों ने ये जो है डोमेन के अंदर आती है साइबर सिक्योरिटी का। ये हमारे डोमेन के अंदर भी नहीं आती है, नेटवर्किंग के। ये आपने जो वेब के कॉन्सेप्ट के अंदर आपने ये चीज बताई ना कि हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है किसी भी सर्वर की, ठीक है। सर्वर्स हमारे पास मल्टीपल है, जो आपने आईपी देखा है 254, वो 254 आईपी तो है इस ईमेल सर्वर की आईपी, सही है, ठीक है ना। अब हमें कोई 253 वाले सर्वर पे भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, ट्रैफिक तो पोर्ट 1 से आ रहा है, पोर्ट 1 से ट्रैफिक के अंदर इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो तो देखें। अब मैं इसको हम आईपी चेंज कर सकते हैं उसमें। हम जो है ना, देखा मेरी बात सुनो गौर से।
मैंने कहा कि भाई एक यूज़र है, मैंने उसको कहा कि अब हम ना ऐसे थोड़े इजी कर देते हैं इसको, ठीक है। हम ना यूआरएल हम हर किसी को ना आईपी नहीं बता रहे, सही है। हमने ना उनको यूआरएल बताना शुरू कर दिया हमारे पास जो भी पोर्टल्स हैं उनके, सही है। हमने क्या क्या कहा, मैंने कहा कि एक जीमेल की बना दो भाई, ठीक है। एक जो है एक आप जो है माइक्रोसॉफ्ट की बना दो, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। एक जो है आप बना दो, जो किसी का भी बना दो, ठीक है, क्रिएट कर दो और जो है सर्वर की बना दो। तो वो जब, हाँ ये है कि वो हमारे पास जब हिट करेगा ना एक्सेस करने के लिए, तो वो हमारे पास इंक सर्वर्स के ऊपर आएगा। इसको, इसका एक ऑप्शन होता है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आप जो है पोर्ट्स भी बता सकते हैं, सर्विस पोर्ट। एक मिनट रुकिएगा, सर्विस पोर्ट कैसे डिफाइन करते हैं ना, जैसे आपने दे दी 9443 और आपने उसको बता दी 9443। अब आपके पास जो आईपी पे आ रहा होगा, जैसे सपोज कर लें कि आपके पास आईपी है 203.10174/9443 पर, ठीक है। तो अब आपके पास आपने जो है मैप कर दिया अपने पास कोई भी आईपी बता दिया, हम वही आईपी बता देते हैं 192.168 और 1.254, ठीक है। जब हम ओके करेंगे तो क्या होगा कि इस सर्विस पोर्ट से जो आ रहा होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, जो आपकी पोर्ट होगी, एग्जैक्ट पोर्ट होगी 44443 के ऊपर। ये गाने बंद कर लें यार, या तो माइक बंद कर लें। 443 तो अब यूज़र आएगा आपकी पब्लिक आईपी के ऊपर जिसकी पोर्ट थी, एक्सटर्नल पोर्ट थी 9443, और वो आपके पास ट्रैफिक मैप कहाँ हुआ है 192.168.1.254 और उसकी पोर्ट क्या है 443, ठीक है। तो इसके ऊपर चले जाएगा। जो आप कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे थे वो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। जी सर वो मेरा क्वेश्चन यही था ना, इसका वही एक जवाब आ गया, यही आंसर है उसका। अच्छा, ये जो तो आपने मतलब आप जो ये है अब आप इस आईपी के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट पोर्ट्स लिख सकते हो, सही है। जी मतलब आप जी एक्सटर्नल पोर्ट जो है आप उनको कुछ भी क्या कहते हैं डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी पोर्ट दे दीजिएगा अपने हिसाब से, और जो है वो आपका यूज़र जो है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर गिरेगा जो आपने मैप करी हुई होंगी, ठीक है। यस सही। अच्छा, अब जी आज की क्लास के तो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। हम जो है कल जो है राउटिंग जो है पढ़ेंगे कि स्टैटिक राउट्स कैसे इसके ऊपर डलते हैं फायरवॉल के ऊपर। तो हम थोड़ा कल जो है कल के लेक्चर में इंशाल्लाह राउटिंग को देखेंगे, सही है। सर ये लेक्चर शेयर करेंगे अभी भी 2